जेजेपी के लिए कह देती है। सही बात का जवाब तो दे रहा है उनको हाँ। कि हमारे ऊपर आरोप लगाने से पहले इनको स्वयं अपने गिरेबान में ये झांकना चाहिए कि 9 में इन्होंने क्या किया था, 9 में इन्होंने क्या किया था, स्वयं के गिरेबान में भी झांकना चाहिए। राजनीति में परिस्थितियां बदलती हैं, साथ भी बदलते हैं, लेकिन मैं एक चीज मानता हूँ, कोई भी राजनीतिक दल हो, लोगों के हितार्थ फैसले लेने चाहिए। क्या किसान के खाते में हम लोग सत्ता में आए, हम लोग ज्वाइन, हमने एक कोalition की सरकार बनाई, उसके बाद निर्णय हुआ कि नहीं किसान के खाते चलिए में। मनीष जी से फटाफट इस पर जवाब ले लेते हैं। जी मनीष जी। जी, मेरे भाई जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, जो भ्रष्टाचार की बातें कर रहे हैं, ये तो सरकार में रहे हैं, सारे के सारे महकमे से। तो भ्रष्टाचार के इन्होंने क्या किया, कितने घोटाले हुए, चाहे माइनिंग का घोटाला हो, चाहे रजिस्ट्री घोटाला हो, मैं उस पर बात ही नहीं करना चाहता। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि आज देश की आवाज और प्रदेश की जो आवाज है वो कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन के साथ है, क्योंकि युवाओं ने अपने आप को ठगा हुआ महसूस किया है। बेरोजगार युवा सड़कों पर है, किसान सड़कों पर है, जवान सड़कों पर है, तो देश में बचा क्या? कर्मचारी सड़कों पर है, व्यापारी का बुरा हाल है। नोटबंदी जो कहते थे 56 इंच का सीना, जो कहते थे डॉलर गिर रहा है, रुपया मजबूत हो रहा है, तो आज डॉलर कहाँ है, रुपया कहाँ है? आज बुलेट ट्रेन कहाँ है, स्मार्ट सिटी कहाँ है? तो बहुत सारी बात है। 2 लाख करोड़ रोजगार, 2 करोड़ रोजगार की बात करते थे, 15 लाख खाते की बात करते थे, काला धन वापस लाने की बात करते थे, स्मार्ट सिटी की बात करते थे, जो इनके एमपीओ ने गांव गोद लिया। क्या कोई एक चीज तो बताइए, ना खिलाड़ी का सम्मान हुआ, ना व्यापारी का सम्मान हुआ, ना किसान का सम्मान हुआ, ना जवान का सम्मान हुआ। चलिए अब तो बीजेपी और जेजेपी अलग अलग है, इस पर लेंगे वंदना जी से जवाब। फिलहाल बने रहेगा हमारे साथ, 2 बजे तक की जो वोटिंग वगैरह है उस पर भी बातचीत कर लेते हैं। चलिए बात कर लेते हैं इसी बीच एक बड़ी और अहम खबर की। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, हरियाणा में 2 बजे तक 40.7% वोटिंग। तो ये बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं, 40.7% वोटिंग। और कुरुक्षेत्र लोकसभा के भी प्रतिशत हम आपको बता रहे हैं। हिसार लोकसभा में भी 2 बजे तक लगभग 41.2% वोटिंग यहाँ पर हुई है। और इसके अलावा अगर हम बात करें करनाल लोकसभा में 2 बजे तक 39.9% वोटिंग करनाल लोकसभा क्षेत्र में देखने को मिली है। तो वोटिंग डे के महाकवरेज आप हरियाणा न्यूज पर लाइव देख रहे हैं। लगातार अलग अलग लोकसभा क्षेत्र के हम आपको प्रतिशत भी बता रहे हैं कि कितने बजे तक क्या कुछ मतदान हुआ है, वोट प्रतिशत क्या कुछ है, वो भी हम आपको लगातार ग्राफिक्स के जरिए भी बता रहे हैं। लोकसभा क्षेत्र फरीदाबाद में भी लगभग 39-40% के आसपास वोटिंग। यहाँ पर भिवानी महेंद्रगढ़ में 2 बजे तक 43.3% यहाँ पर वोटिंग देखने को मिली है। तो अंबाला लोकसभा में 2 बजे तक 42.4% वोटिंग। ये बड़ी खबर हम आपको बता रखे हैं इस वक्त की। तो सिरसा लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो 2 बजे तक 42.6% वोटिंग यहां पर देखने को मिली है। तो रोहतक लोकसभा में 2 बजे तक 41.8% वोटिंग यहां पर देखने को मिली है। तो ये बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं, हरियाणा में 2 बजे तक 40.7% वोटिंग इस वक्त की बड़ी खबर। और कुरुक्षेत्र लोकसभा की अगर हम बात करें तो 2 बजे तक 43.4% वोटिंग यहां पर देखने को मिली है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। हिसार लोकसभा में 2 बजे तक 41.2% वोटिंग। अलग अलग लोकसभा क्षेत्र के आप देख रहे हैं अब तक के वोट प्रतिशत, 2 बजे तक का क्या कुछ रहा वोट प्रतिशत। करनाल लोकसभा में 2 बजे तक 39.9% वोटिंग। ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। गुरुग्राम लोकसभा में 2 बजे तक 39.3% वोटिंग। तो हर गांव हर बूथ का अपडेट आप हरियाणा न्यूज पर देख रहे हैं। फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो 2 बजे तक 36.9% वोटिंग। तो ये बड़ी खबर। भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा में 2 बजे तक 43.3% वोटिंग इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। अंबाला लोकसभा में 2 बजे तक 42.4% वोटिंग। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की। सिरसा लोकसभा में 2 बजे तक 42.6% वोटिंग इस वक्त की बड़ी खबर। ये बड़ा अपडेट 2 बजे तक का आप देख रहे हैं। अंबाला में 42.4, सिरसा में 42.6, करनाल में 39.9, सोनीपत में 39.7, रोहतक में 41.8, गुड़गांव में 39.3, तो कुरुक्षेत्र लोकसभा में 2 बजे तक 43.4% वोटिंग हुई है। हिसार लोकसभा में 2 बजे तक 41.2% वोटिंग।
ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। करनाल लोकसभा में 2 बजे तक 39.9% वोटिंग। तो बड़ी खबर इस वक्त की, गुरुग्राम लोकसभा में 2 बजे तक 39.3% वोटिंग। तो फरीदाबाद लोकसभा में 2 बजे तक 36.9% वोटिंग प्रतिशत रहा है। बिल्कुल राष्ट्रीय वोटिंग परसेंटेज जो सामने आया है 2 बजे तक का, हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। अंबाला की बात करें तो 42.4% वोटिंग अंबाला में हुई है। सिरसा लोकसभा की बात करें तो 42.6% वोटिंग सिरसा में हुई है। इसके साथ ही रोहतक में 41.8%। अब 2 बजे तक का ये जो वोटिंग परसेंटेज है वो सामने आया है। बात अगर सोनीपत लोकसभा की करें तो यहां पर करीब करीब 39% जो वोटिंग है वो 2 बजे तक सामने आई है। इसके अलावा ओवरऑल अगर हरियाणा की बात करें तो लगभग 40.7% मतदान जो है, वोटिंग जो है वो हरियाणा में हुई है 2 बजे तक। कुरुक्षेत्र में 43.4% मतदान जो है अब तक सामने आया है। हिसार में 41% है। तो ये वोटिंग परसेंटेज धीरे धीरे करके बढ़ रहा है। हालांकि चुनाव आयोग की तरफ से भी तमाम प्रयास किए गए हैं ताकि इस बार का जो हरियाणा का वोटिंग परसेंटेज है वो ज्यादा हो सके पिछली बार के मुकाबले। लेकिन वो ज्यादा होगा या नहीं ये तो 6 बजे तक ही पता चल पाएगा। फिलहाल भिवानी महेंद्रगढ़ की बात करें 43.3% वोटिंग भिवानी महेंद्रगढ़ में हुई है। और देखिए, ज्यादा बातचीत करने के लिए बीजेपी के प्रवक्ता विजेंद्र नेहरा जी हमारे साथ बने हुए हैं। सीधे रुख करेंगे विजेंद्र नेहरा जी का, क्योंकि देखिए अब तक का 2 बजे तक का जो वोटिंग परसेंटेज सामने आया है उसी को लेकर विजेंद्र नेहरा जी आपसे सवाल कर लेती हूं। अभी जिस तरह से मतदान प्रतिशत धीरे धीरे बढ़ रहा है, भारतीय जनता पार्टी किस तरह से देख रही है इस वोटिंग परसेंटेज को? हेलो जी, आपको आवाज मिल रही है सर? जी जी मैडम बताएं। वोटिंग परसेंटेज को किस तरह से देख रहे हैं? धीरे धीरे करके मतदान प्रतिशत बढ़ रहा है। चुनाव आयोग की भी कोशिश है कि पिछली बार के मुकाबले ज्यादा हो सके ये मतदान प्रतिशत। देखिए मैडम, लगभग 40% के आसपास की वोटिंग हो चुकी है और अभी तो समय बहुत ज्यादा है। अभी 3 बजे गर्मी बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी जो मतदाता हैं वो अपना मतदान करने के लिए निकल रहे हैं। और पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी को जनता का पूरा भरपूर प्यार आशीर्वाद मिल रहा है। और हरियाणा प्रदेश की 10 की 10 लोकसभा और करनाल उपचुनाव में जनता के आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे मार्जिन के साथ में जीतेगी। हम सब कार्यकर्ता फील्ड में हैं, मैदान में हैं और सब लोग मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं। और हमारे जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उन्होंने पूरा पसीना बहाया है। मजबूत संगठन है भारतीय जनता पार्टी का, जहां बाकी पार्टियों के लोग बूथों पर पत्ता देने को बहुत तैयार नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने बूथ पर मजबूती से डटे हुए हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी 10 की 10 लोकसभा बहुत बड़े अंतर के साथ जीतेगी। अच्छा नेहरा साहब, देखिए आप भी 10 की 10 सीटों पर दावा कर रहे हैं। क्लीन स्वीप की बात एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की गई है, लेकिन इससे पहले हमने हुड्डा परिवार को भी सुना था। भूपेंद्र हुड्डा को जब हमने सुना, दीपेंद्र हुड्डा ने भी सेम ही बात कही। उन्होंने कहा कि 10 की 10 तो कांग्रेस के पाले में आएगी, क्लीन स्वीप होगा इस बार। देखिए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी तो खुद 2019 में चुनाव लड़ रहे थे, लोकसभा का हार गए थे। उनके चुनाव लड़ रहे थे, हार गए थे, हार चुके हों। और जो अभी डर की वजह से भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी खुद चुनाव नहीं लड़ रहे, खाली अपने बेटे को चुनाव, अब वो पहले तो ये कह नहीं सकते कि हम हार रहे हैं, लेकिन निश्चित रूप से 2019 के अंदर भी कांग्रेस के जो ये बड़े नेता इसी तरह का दावा करते थे। परिणाम आपके सामने है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े अंतर के साथ जीती थी। इसी तरह से इस बार भी लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े अंतर के साथ जीतेगी। लेकिन देखिए, अगर अन्य दलों की बात करें, उसमें खासतौर पर अगर कांग्रेस की ही बात करें तो कांग्रेस ये कह रही है कि जनता अब बदलाव करने के लिए उतरी है। जहां जहां पर भी तेजी से मतदान प्रतिशत बढ़ रहा है वो ये दिखा रहा है कि जनता बदलाव चाहती है। आप मान रहे हैं इस चीज को? देखिए, बिल्कुल जनता बदलाव के मूड में है, लेकिन बदलाव किस प्रकार का होगा वो भी हमें देखना है। बदलाव ये होगा कि जहां पहले कांग्रेस पार्टी को कुछ वोट पड़ती थी, अब वो कांग्रेस मुक्त हरियाणा एक तरह से होने वाला है। अरे भैया, कांग्रेस मुक्त हरियाणा होने वाला है। दूरबीन से भी कांग्रेस ढूंढने को नहीं मिलेगी। यही एक बदलाव होने वाला है कि कांग्रेस पार्टी को दूरबीन से ढूंढना पड़ेगा।
ठीक है, आप देखिए, आप भारतीय जनता पार्टी की जीत को आश्वस्त नजर आ रहे हैं, जीत को लेकर, लेकिन विपक्षी दल भी इस दौरान तमाम जो है वो कटाक्ष करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि विपक्ष ये कह रहा है कि भले ही धर्म की या यूं कहे कि भले ही वोट मांगने के लिए तमाम तरीके के मुद्दे उठाए गए हो, इसमें राम मंदिर का मुद्दा हो और या भी देखा जाए तो इस बार के कई जो चरण हैं अब तक हुए हैं, आज छठवां चरण चल रहा है, उसमें मुद्दे बदलते रहे हैं। बिल्कुल। तो मैं नेरा जी से मैं ये पूछना चाहूंगी, नेरा जी क्या लगता है, क्या मोदी फैक्ट पर ही बीजेपी अभी डिपेंड है कहीं ना कहीं, क्योंकि मुद्दे तो काफी बदल गए, उसमें विकास का मुद्दा था नहीं, हम आगे विकास को लेकर अगर हम बात करें तो बहुत सारे मुद्दे कहीं ना कहीं गायब नजर आए, जैसे मंगलसूत्र पर बहस होती रही, ओबीसी सर्टिफिकेट को लेकर बहस होती रही, उसके बाद कुछ जगहों पर अगर हम बिहार तरफ जाते हैं तो उस तरफ हिंसा की जो तस्वीरें सामने आई, अगर हम मणिपुर तरफ जाते हैं तो वहां से भी जो हिंसा की तस्वीरें सामने आई, कुल मिलाकर इंडी गठबंधन को लेकर अभी बीजेपी लगातार एकदम निशाना साध रही है। तो बीजेपी वहां पे कहां पे स्टैंड कर रही है जहां पे विकास के मुद्दे आते हैं? हाँ, और हरियाणा की अगर स्पेशली बात करें तो हरियाणा की जनता क्या इतने ये जो नेशनल मुद्दे हैं उनको उस तरीके से उतने सीरियसली ले रही है? जी देखिए, बिल्कुल जो हरियाणा प्रदेश की जनता है वो देशभक्त है। यहाँ से बहुत सारे हमारे सैनिक भी हैं भारतीय फौज के अंदर, और जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी के साथ है। देखिए, मोदी जी आज पूरी दुनिया के सबसे लोकप्रिय चेहरा के रूप में उभर के सामने आए हैं, उनका नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी को मिला है, ये हमारे लिए सौभाग्य का विषय है। तो मोदी फैक्टर आज भी है, पहले भी था। इसके साथ साथ जो हमने विकास के काम किए हैं, चाहे धारा 370 को हटाया है, भगवान श्री राम मंदिर का निर्माण किया है, चाहे आज तेजी से सड़कों का निर्माण हो रहा है, चाहे आज हर जिले के अंदर मेडिकल कॉलेज बनने का काम शुरू हो रहा है, गरीब लोगों को मुफ्त में इलाज मिला है, माताओं बहनों को गैस का चूल्हा मिला है, इसके साथ साथ हर घर में नल से जल पहुंचाने का काम हुआ है, किसानों को 6,000 रुपए सम्मान निधि का पैसा मिलना शुरू हुआ है। ये सारी जो योजनाएं हैं ये भी जमीन पे हैं, जनता के बीच में है। और भारतीय जनता पार्टी की जीत का मुझे लगता है जो सबसे बड़ा आधार कई राज्यों में रहा है, जो यहाँ भी रहेगा, वो है लाभार्थी। जो सरकारी योजनाओं से लाभ जिन लोगों को मिला है वो खुद से निकल के सामने आते हैं, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करते हैं। हाँ, नेरा जी बने रहेगा हमारे साथ। इनेलो की तरफ से रजवन डैनवाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जेजेपी से उमेश भाटी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इसके अलावा अगर हम बात करें कांग्रेस की तो रमन मलिक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। रमन जी आप अभी जुड़े हैं, नेरा जी इससे पहले बात कर रहे थे, मैंने उनसे पूछा था कि विकास के मुद्दे कहां पर स्टैंड कर रहे हैं, क्योंकि 6 चरण मतलब आज छठवां चरण का मतदान है, 5 चरण हो गए हैं, मुद्दे कई बार बदले हैं, मंगलसूत्र, ओबीसी सर्टिफिकेट और कांग्रेस गुटबाजी, इसके अलावा अगर हम बात करें हिंसा को लेकर, ये तमाम तस्वीरें सामने आई, लेकिन कांग्रेस का क्या स्टैंड है इस पर? क्या बीजेपी मोदी फैक्टर पर ही चल रही है? देखिए, मैं बड़ी जिम्मेदारी से एक बात कहना चाहता हूं। आज सबसे पहले तो जो वोटर्स ने अपनी दरियादिली दिखाई है, इतनी तेजी से वोटों परसेंटेज बढ़ा है, इस लू में, इस गर्मी के अंदर वोटर्स सबसे ज्यादा बाहर आए हैं। मैं पहले तो उनका बड़ा धन्यवाद करना चाहूंगा। दूसरा, हरियाणा के मुद्दों से बीजेपी हमेशा भागती रही है, ये पहली बार नहीं हुआ, इतिहास में बार बार हुआ है। चाहे वो आप किसान को देख लो, किसान के मुद्दे पे माननीय नरेंद्र मोदी जी भी और मनोहर लाल खट्टर जी भी भागते हुए दिखाई दिए। दूसरी बात ये है, यहाँ पे व्यापारी हो, कर्मचारी हो, किसान हो, मजदूर हो, दुकानदार हो, सरपंच हो, हर वर्ग की पिटाई हुई है। ऐसे माहौल में आज बीजेपी कहते थे कि 9 साल मनोहर लाल खट्टर अगर इतने ही काबिल मुख्यमंत्री थे, इतने ही इन्होंने बड़े बड़े हरियाणा में काम किए थे, तो उनके नेतृत्व में बीजेपी चुनाव लड़ती ना। दूसरी बात यह है कि ना तो मनोहर लाल खट्टर जी के नेतृत्व में कोई लोकसभा का चुनाव लड़ने को तैयार था और ना ही कोई विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए उनके नेतृत्व में तैयार था। ऐसा फैसला रातों रात चुनाव से 2 दिन पहले लिए गए, ये जग जाहिर है। मैं एक कदम आगे बढ़ाना चाहता हूँ। 700 किसानों ने अपनी जान गंवा दी। 3 काले कानून इतने ही सही थे तो इस सरकार ने वापस क्यों लिए? अगर वापस लिए तो नरेंद्र मोदी जी ने जो इस देश की आवाम से, हुकूमत ने वादा किया था, वो वादा खिलाफी क्यों हुई? किसान प्रदेश है हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी यूपी। जब इनको वोट दिखाई देती है, वोट की राजनीति ये लोग करते हैं, तो तब तो यहाँ पे बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जब इनके जमीनी धरातल पे जाते हैं तो इनको कोई पूछता नहीं। सरपंच अपना हक मांगने गए गांव की पंचायतों के लिए, उनके साथ क्या हुआ आप देखिए। हर महकमे का कर्मचारी धरने पे रहा निरंतर। ये डबल इंजन की जो सरकार थी। चले, लेकिन रमन जी बीजेपी तो ये कह रही थी कि आप लोग गुटबाजी से ही उबर नहीं पाए, तो ऐसे में आप लोग मुद्दे कैसे उठाते?
देखिए, हमारे यहाँ कोई गुटबाजी नहीं है। बहन कुमारी शैलजा जी चुनाव लड़ रही है, प्रियंका गांधी जी वहां चुनाव प्रचार के लिए आई। माननीय दीपेंद्र हुड्डा जी रोहतक में चुनाव लड़ रहे हैं, वहां पे प्रियंका गांधी जी आई। देखिए, हर जगह पे हर लीडर की जुट। तो प्रचार में रमन जी कौन कौन नजर आया? ठीक है, शायद आवाज कट गई है। सर हमारे साथ जेजेपी और इनेलो के भी प्रवक्ता जुड़े हुए, उनसे भी बात कर लेते हैं। ठीक है, मेरा सवाल अब उमेश भाटी जी आपसे होगा, और किस तरह से जननायक जनता पार्टी अभी खुद को कहां पा रही है? क्योंकि देखिए, कांग्रेस के भी दावे लगातार 10 की 10 सीटों के आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी भी 10 की 10 सीटों की बात कर रही है। जननायक जनता पार्टी खुद को कहां पा रही है? हालांकि आपसे पहले एक प्रवक्ता जुड़े थे, उनसे जब हमने बातचीत की थी तो उन्होंने कहा था कि पार्टी का फोकस कहीं ना कहीं अभी मतदान प्रतिशत बढ़ाने पर भी है। नहीं, बिल्कुल। देखिए, जो मेरे प्रवक्ता भाई जो जुड़े रहे पिछली उसमें 6 साल पहले नई पार्टी का निर्माण हुआ, परिवार का टूट हुआ, उसके बाद में जननायक जनता पार्टी का निर्माण हुआ। जननायक जनता पार्टी विधानसभा में आई और पहली बार में ही हरियाणा के जो हमारे हरियाणा वासी हैं उन्होंने हमें इतना प्यार दिया कि हमें 10 सीटें मिली। 10 सीटें मिली और इस तरीके का गठबंधन बनकर तैयार हुआ, क्योंकि हरियाणा में ना बीजेपी के पास पूरा मैंडेट था ना कांग्रेस का मैंडेट था। पहले हमने कांग्रेस से बात की, लेकिन कांग्रेस वालों के साथ बात नहीं बन पाई, तो बीजेपी के साथ बात बनी और सरकार चली। 4.5 साल हम लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से सरकार को चलाया हरियाणा के अंदर। और दुष्यंत चौटाला जी जो काम के नाम से जाने जाते हैं, उन्होंने अपने पूरे भरपूर 100% उन्होंने हरियाणा के लोगों का साथ दिया। काम जो भी जैसे भी पहुंचा उनके पास में पूरी कोशिश की उन्होंने काम करने की। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे निर्णय उन्होंने लिए हरियाणा सरकार के दौरान कि जिसका फायदा हरियाणा के वासियों को हुआ। तो ये जो 4.5 साल का काम है, इसको लेकर हम लोग जो है इस अब लोकसभा के इलेक्शन में उतरे हैं और पहली लेकिन बार आपको लगता है कि जनता जो जिस काम की बात आप कर रहे हैं, जनता ने उस चीज को क्या वो समझ नहीं पाई है, या फिर जनता अलग ही चश्मे से देख रही है? क्योंकि आप भी जानते हैं किस तरह से विरोध का सामना करना पड़ा है चुनाव प्रचार के दौरान आपकी पार्टी के दिग्गजों को। देखिए, चुनाव के दौरान राजनीति चलती है और राजनीति के तौर पे कांग्रेस पार्टी और ये जो पार्टियां हैं, इनेलो पार्टी है, ये सब लोग जो है उनको किसानों को भड़का रहे हैं इनके, क्योंकि इनके पास अब कुछ नहीं बचा है इनके पास में इस इलेक्शन के अंदर। तो ये जब इनके पास मुद्दे नहीं बचे हैं तो इन्होंने इस तरीके से किसानों को भड़काना शुरू किया है। जबकि आप देखेंगे जब किसानों का आंदोलन शुरू हुआ था तो तभी दुष्यंत जी ने साफ बोल दिया था कि जिस दिन आपको मेरा इस्तीफे की जरूरत पड़े, मैं और मेरा पूरा 10 के 10 हम लोग जो है इस्तीफा देने के लिए तैयार बैठे हुए हैं, लेकिन मेरे इस्तीफे का फायदा होना चाहिए। आपको सिर्फ खाली राजनीति के तौर पे इस्तीफा लेना है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर फायदा ही नहीं हो रहा है इस्तीफे से तो उसका तो कुछ नहीं है कि जबरदस्ती आपको इस्तीफा लेना है। लेकिन किसानों की हक की बात को हमेशा से दुष्यंत चौटाला जी है, जब वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तब भी उठाया उन्होंने। ट्रैक्टर ले जाकर उन्होंने पहली बार जब लोकसभा में पहुंचे वहां पर तो उन्होंने ट्रैक्टर पर से कमर्शियल टैक्स हटाया उन्होंने। हिसार के एयरपोर्ट की बात करें तो वो भी दुष्यंत जी ने जब वहां पर MP थे तो उन्हीं की देन है। तो ऐसे बहुत सारे काम है, दुष्यंत जी ने अपने आप को प्रूव किया। हरियाणा के लोगों के साथ में जो उनका जुड़ाव है, जो उनका प्यार है, और उसी प्यार के चलते 10 सीटें हमारे को मिली। और आज हम जो आज 10 की 10 सीटों पे जो हम जो चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ पे MP के लिए, उस MP में आप देखेंगे आप कि हमारे इतने युवा साथी इसमें हमने उतारे हैं, चाहे वो राहुल फैजलपुरिया की बात करें, चाहे हम नरेंद्र हुड्डा की बात करें, चाहे सागवान जी की बात करें। ये ऐसे नए युवा साथियों का जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, उसी से जुड़ा मेरा सवाल भी था। क्योंकि देखिए, कहा यह भी जा रहा था कि ये जो युवा उतारे गए हैं, देखिए गुरुग्राम की अगर बात कर ली जाए या अन्य सीटों का भी जिनका आपने जिक्र किया, तो अनुभवी के सामने क्या ये युवा टिक पाएगा? इस तरह के सवाल भी उठ रहे थे। देखिए, जब खुद दुष्यंत चौटाला जी युवा थे, उन्होंने भी चुनाव जीता था, उनके सामने भी अनुभवी लोग खड़े हुए थे, और ऐसे अनुभवी लोग खड़े हुए थे जिनका तो कई पीढ़ियों से चला आ रहा है उनका तो राजनीतिक। लेकिन उस समय मानता हूं कि परिवार राजनीतिक था, लेकिन खुद दुष्यंत चौटाला जी उस युवा स्थिति में थे। लगभग 26 साल की उनकी उम्र थी और 26 साल की उम्र में उन्होंने जो है वहां पर जीत दर्ज करी, और जीत दर्ज करके और वो पहले ऐसे शख्स बने जो सबसे कम उम्र में जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनकर गए।
तो इसलिए आप युवाओं को हल्के मत लीजिए कि युवा जो है, युवा जोश जो है होश के साथ है। अब ये खाली जोश नहीं है, युवा के साथ में जोश भी है और उनके साथ होश भी है। और पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व बैठा हुआ है, जिसमें अजय चौटाला जी और बांगड़ साहब और ऐसे बड़े बड़े हमारे उम्र दराज हमारे जो है साथी है, जो हमारे को निर्देश भी देते हैं, दिशा भी दिखाते हैं। चलिए, लेकिन भाटी जी इसमें तो ये भी है कि बीजेपी तो आपकी पुरानी साथी रही है, लेकिन आपको तो वो मैदान में मान ही नहीं रही। चौथे पांचवें नंबर की लड़ाई आप लोग लड़ रहे हैं, ये बीजेपी कह रही है। देखिए, बीजेपी क्या कह रही है, कांग्रेस क्या कह रही है, ये सब 4 तारीख को सबके सामने आने वाला है और आपके चैनल पे ही सारी चीजें दिखाई जाएगी। मतदाता का मन क्या है, इसे कोई नहीं पढ़ सकता। ठीक है, रजवन जी भी जुड़े हुए, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। ठीक है, ये वो उन्हीं से पता चलेगा। ठीक है, रजवन जी क्या देख रहे हैं कि जब तक के वोट प्रतिशत भी आपने देखे, वापसी होगी, क्या लग रहा है इस बार इनेलो को लेकर? इंडियन नेशनल पार्टी अपनी वापसी करेगी और उसका कारण भी है, क्योंकि इंडियन नेशनल पार्टी ने जनता का विश्वास जीतने का काम किया है। 2019 के बाद जिस प्रकार चौधरी अभय सिंह चौटाला ने जनता के पास घूम घूम कर गांव गांव गली गली जाकर उनसे अपने विश्वास जीतने का काम किया, उनकी समस्याओं को सुनने का काम किया, उनका समाधान कराने का प्रयास किया है, परिवर्तन यात्रा के माध्यम से या जनसभाओं के माध्यम से। जैसे ही इंडियन नेशनल दल के कार्यकर्ताओं ने जो अपना एक जो पहले जो टूट गई थी पार्टी में, बिल्कुल चीज कहने में बिल्कुल भी गुरेज नहीं कहूंगा, जो पार्टी टूट गई थी वो दोबारा खड़ी हुई है, संगठन को मजबूत करने का काम किया। लेकिन ये तो कहा जा रहा था कि आप लोगों की जमानत जब्त हो गई है, जेजेपी और इनेलो की जमानत जब्त हो गई है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, एक चीज है कि अभी जनता वोट डाल रही है और कोई भी व्यक्ति अगर ये कह रहा है कि इसकी जमानत जब्त होगी, उसकी जमानत जब्त होगी, तो ये कहीं ना कहीं ये मान के चले कि वो जनता को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। असल में जनता ने परिवर्तन करने का मन बनाया हुआ है, भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करने ठीक है, इस पर नेहरा जी से जवाब ले लेते हैं। नेहरा जी, अभी थोड़ी देर पहले दुष्यंत चौटाला को लेकर बातें हो रही थी, बार बार तो ये कहा जाता है कांग्रेस की तरफ से दुष्यंत चौटाला अभी भी कठपुतली है, बीजेपी के साथ है। नेहरा जी, एनडीए आवाज आ रही है आपको मेरी? जी मैडम, आपको मेरी आवाज आ रही है? आ रही है नेहरा जी। बोलिए नेहरा जी, बोलिए। देखिए भारतीय जनता पार्टी तो अपने दम पे पूरे देश भर के अंदर एनडीए के सहयोग से साथ में हम चुनाव लड़ रहे हैं और हरियाणा प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी अकेली चुनाव लड़ रही है। लेकिन मैडम, आज पूरे देश भर के अंदर मोदी जी के नाम की जो सुनामी है, जो मोदी जी के नाम की आंधी चली हुई है, ये विपक्ष रूपी जो हमारे तिनके हैं वो इसमें इस तरह से बिखर चुके हैं, उड़ चुके हैं। और जिस तरह से जब आंधी और सुनामी जब आती है ना, तो जब कोई किसी भी चीज को लेके उसमें सांप भी, बिच्छू भी, नेवला भी, वो सारे लोग सारे गुण धर्म भूल के एक ही छत के नीचे आ जाते हैं। इसी तरह से आज आपस में जो ये भ्रष्टाचार की गंदी कांग्रेस पार्टी है, ये तमाम जो पार्टियों के नेता जेल में जा रहे हैं, ये सब लोग आपस में इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि मोदी जी को किसी तरह से रोक सके। देखिए, मोदी जी किसी के रोकने से नहीं रोक सकते, क्योंकि देश की जनता का प्यार और आशीर्वाद मोदी जी के साथ में है। मोदी जी ने जब से चुनाव लड़ना शुरू किया गुजरात के अंदर, अगर हम देखें 3 बार वो गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, कभी उन्होंने जीवन में हार का मुंह नहीं देखा, हमेशा जीते वो। जब से वो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी के बने 2014 2019 का पहली बार देश के अंदर लगभग 30 से 40 साल के बाद में पूर्ण बहुमत की सरकार। लेकिन नेहरा जी, आप खुद भी अभी अपनी बातों में पीएम मोदी का जिक्र ज्यादा कर रहे हैं और विपक्ष को भी यही एतराज रहता है, यही नाराजगी रहती है। वो कहते हैं कि ये हमसे पीएम का चेहरा पूछते रहते हैं, लेकिन हम ये पूछ रहे हैं कि आप मोदी के चेहरे पर ही क्यों वोट मांगते हैं? देखिए, मोदी जी का एक लोकप्रिय चेहरा पूरी दुनिया के और देश के सामने है, और मोदी जी के चेहरे पे इसलिए हम मांगते हैं क्योंकि हमारे पास नेता है। कांग्रेस पार्टी मांगे राहुल गांधी के चेहरे पे वोट, क्यों नहीं? वो कहते हैं हमारे पास मुद्दे हैं वोट मांगने के लिए। हाँ, मुद्दे हैं तो 2014 में भी इनके मुद्दे जनता ने देखे, धराशायी इनको कर दिया। 2019 के चुनाव में भी इन्हीं मुद्दों के साथ ही चुनाव में आए थे, बुरी तरह से चुनाव हारे। हरियाणा प्रदेश के संदर्भ की बात करूं तो 2019 में भी 10 की 10 लोकसभा हमने जीती। भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र सिंह हुड्डा को हमने बुरी तरह से हराया। लेकिन आपने भी नेहरा जी पिछले दिनों जेजेपी प्रत्याशी राहुल यादव का बयान सुना होगा। उन्होंने कहा था राव इंद्रजीत अगर निर्दलीय लड़े तो चुनाव हार जाएंगे, ये उन्होंने कहा था। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो सभी प्रत्याशी हैं वो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकास की योजनाओं के कारण और जनता के बीच जिस तरह से उन्होंने विकास के काम किए हैं, वो बहुत बड़े बहुमत के साथ में चुनाव जीतेंगे। जनता का आशीर्वाद हमें मिलेगा। आज सब लोग फील्ड में हैं, मैदान में हैं, सब लोग लगे हुए हैं। जनता का आशीर्वाद हमारे साथ है, जनता के साथ हमने काम किया और भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वही करती है। बार बार लोग इसलिए मोदी जी को चुनते हैं
कि हम जो कहते हैं वही करते हैं, इसलिए लोग मोदी जी को बार बार सुनते हैं। तो कहीं इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है पूरे देश भर के अंदर। और देखिए पिछली बार भी फरीदाबाद लोकसभा जहां से मैं आता हूँ, पूरे देश में तीसरे नंबर की जो बड़ी जीत थी वो हमारे फरीदाबाद लोकसभा से थी। इस बार भी आप देखना हरियाणा प्रदेश की 10 में से 5 वो सीट रहेंगी जो पूरे देश में मार्जिन के मामले में सबसे नंबर 1 पे रहेंगी। चलिए, लेकिन आप फरीदाबाद की अगर जिक्र कर रहे हैं तो वहां पर भी कुछ लोगों ने नाराजगी जताई थी रोजगार को लेकर, शिक्षा को लेकर। देखिए 100% लोगों को संतुष्ट करना ये बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन इसके बावजूद मैं आपको बताऊं कि अधिकतर जो लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं से, कामों से संतुष्ट हैं। चलिए, लेकिन आप कह रहे हैं 100% लोग संतुष्ट नहीं होंगे, लेकिन आप 10 की 10 सीटों को लेकर बहुत कॉन्फिडेंट हैं। बिल्कुल 100% 10 की 10 सीटें आप जनता के आशीर्वाद से जीतेंगे, ये हमारा आत्मविश्वास है। तो और कांग्रेस भी बड़ी बात है। यही है, बड़ी बात यही है, मैं रमन जी को चर्चा में जोड़ना चाहूंगी। रमन जी समझ नहीं आ रहा, आप कम भी तो नहीं बोल रहे, बीजेपी भी 10 बोल रही है, आप भी 10 बोल रहे हैं, और दूसरी पार्टियों को तो शायद आप इन्वॉल्व भी नहीं कर रहे, क्योंकि इस तरीके के बयान भी सामने आए थे। कई बार ऐसा सुनने में आया कि मुकाबला जो है वो बीजेपी वर्सेस कांग्रेस नजर आ रहा है और दोनों ही 10 की 10 सीटों का दम भर रहे हैं। देखिए, मैं आपको आज फिर बड़ी जिम्मेदारी से एक बात कहना चाहता हूँ। ये जमीनी धरातल पे अपना सब कुछ खो चुके हैं। 10 तो छोड़ो, मैं ये बता रहा हूं, इनके 10 में से 5 कैंडिडेट तो सवेरे 10 बजे हार जाएंगे पेटी खुलते ही। आप देखना, ऐसे हालात हैं हरियाणा के अंदर। जिस वर्ग को इन्होंने सरेआम सड़कों पे पीटा है वो इंसानियत का वर्ग था, किसान। नहीं, अच्छा, बीजेपी की अगर हार भी जाएंगे तो भी कांग्रेस को 10 की 10 कैसे मिलेंगी? जेजेपी और आईएनएलडी भी तो चुनावी मैदान में है। आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है मैम। मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से एक बात कहना चाहता हूं। अगर जेजेपी का एक भी कैंडिडेट 1 लाख वोट भी ले जाए, एक भी कैंडिडेट अगर कोई लाख वोट भी क्रॉस कर जाए, तो मैं प्रवक्ता पद से इस्तीफा दे दूंगा। ये तो बड़ी बात ये हालात है। मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, आप 4 तारीख को मुझे जोड़ लेना, राष्ट्रीय बड़ी जिम्मेदारी से लिख लेना इन बात को। दूसरी बात मैं आपको एक चीज कि विधायक ही नहीं रहे, माँ और बेटे की पार्टी रह गई, ये जग जाहिर है, क्योंकि आपका एक पर्सी चैनल है। तो कांग्रेस के लिए भी तो बाप बेटे की पार्टी कहते हैं ये। कांग्रेस नहीं, बाप बेटे नहीं, माँ बेटे की भी है वहाँ पे। सुनो, मैं आपको एक चीज बता दूं, जिस तरह से जेजेपी ने गंगा जमुना पार भेजने के नाम पे ये वोट ली और उन वोटों को गिरवी रख दिया बीजेपी के सामने, आज इनको लोग गांव शहर कस्बों में घुसने नहीं दे रहे, पहली बात। दूसरी बात, आज इनके हालात ये हैं कि ये हर जगह माफी मांगते घूम रहे हैं कि हमसे गलती हो गई। इन्होंने टेंडरों में जो घोटाले किए, शराब घोटाले हुए, सत्ता आते ही तो आप भी तो आम आदमी पार्टी के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, आम आदमी पार्टी पर भी तो कई आरोप लगे हैं रमन जी। आम आदमी, देखिए मैं आपको मैडम जी बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ, आम आदमी पार्टी के साथ हमारा गठबंधन है, ठीक है, इंडिया गठबंधन के वो हिस्सेदार हैं और हम उनसे कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। माननीय अगर केजरीवाल जी को ईडी जबरदस्ती घर से उठा के ले गई, इस देश में लोकतंत्र कानून जीत बचा हुआ है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो किया है वो जग जाहिर है। आप बंधक नहीं बना सकते देश को, ये जग जाहिर है। लेकिन कोर्ट की जजमेंट पे भी तो सवाल नहीं उठा सकते। देखिए, मैं एक बात फिर जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ, जेजेपी ने हरियाणा को लूटा है, लूट का लाइसेंस लेके सरकार चलाई है। चलो इस पे पार्टी पे इतना डिस्कस नहीं हो सकता, क्योंकि सबको पता है आज इंडियन नेशनल लोक दल जो पार्टी 20 साल से सत्ता में नहीं है, एक एमएलए लेके घूम रहे हैं, वो आज राज की बात करते हैं। ठीक है, इस पर इनेलो से जवाब ले लेंगे। ठीक है, रमन जी बने रहेगा हमारे साथ, बड़ी खबर है वो भी बता देते हैं, बने रहेगा, इनेलो से इस पर जवाब लेंगे जो आपने बड़ी बात कही है अभी। चलिए सीधे बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। क्या है इस वक्त की बड़ी खबर, सीधे दर्शकों को बता दें, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। हरियाणा में 3 बजे तक 44.2% मतदान जो है वो हुआ है। वोटिंग परसेंटेज 3 बजे तक का सामने आया है। कुरुक्षेत्र में 47.2%, हिसार लोकसभा में 3 बजे तक
44.9% वोटिंग जो है वो हो चुकी है। और करनाल की बात करें 43.1% वोटिंग परसेंटेज हम 3 बजे तक का बता रहे हैं। गुरुग्राम लोकसभा में 3 बजे तक 41.8%, थोड़ा कम ये नजर आ रहा है गुरुग्राम का। फरीदाबाद में भी सिर्फ 39.5% ही मतदान जो है वो 3 बजे तक का हुआ है। और भिवानी महेंद्रगढ़ में 47%। हालांकि देखिए उम्मीद की जा रही है 6 बजने तक मतदान प्रतिशत बढ़ जाएगा। और इस बीच जो अभी परसेंटेज आ रहा है सिरसा की अगर बात करें 47% जो है सिरसा से सामने आया है। रोहतक की अगर बात करें तो 43.5% मतदान जो है 3 बजे तक का। सोनीपत में 42.7% वोटिंग हुई है अभी तक। और करनाल विधानसभा उपचुनाव में 3 बजे तक करीब 39% मतदान जो है हुआ है। ऑल ओवर अगर 3 बजे तक की हरियाणा की बात करें 44.2% मतदान जो है वो हुआ है। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। 3 बजे तक का ये वोटिंग परसेंटेज जो है वो सामने आया है। और अलग अलग सीटों का हम वोटिंग परसेंटेज आपको बता रहे हैं। ऑल ओवर हरियाणा का भी हमने जिक्र किया। और इसमें अगर बात गुरुग्राम की करें तो यहां पर अभी 41.8% मतदान हुआ है। बात अगर फरीदाबाद की करें तो यहां पर 39.5% मतदान जो है वो हुआ है। चलिए बात कर लेते हैं इसी बीच एक बड़ी खबर की। अंबाला से बड़ी खबर है। हरियाणा न्यूज के एडिटर इन चीफ प्रतिमा दत्ता ने भी वोट डाला है। एडिटर इन चीफ प्रतिमा दत्ता ने ये वोट अंबाला में डाला और ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। तो वोटिंग डे पर महा कवरेज जो आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज पर, ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। और प्रतिमा दत्ता ने लोगों से वोट डालने की अपील भी की है। हरियाणा न्यूज के एडिटर इन चीफ प्रतिमा दत्ता ने ये वोट डाला है और लोगों से भी वोट डालने की अपील उन्होंने की है। एडिटर इन चीफ प्रतिमा दत्ता ने भी आज वोट कास्ट किया है अम्बाला सिटी में। वो हमारे साथ हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। मैम, आपने वोट कास्ट किया है, किस प्रकार का उत्साह लोगों में देखने को मिला? बिल्कुल वाकई रवि, लोगों में उत्साह काफ़ी नज़र आ रहा है वोटिंग को लेकर। हम देख रहे हैं किस तरीके से बुजुर्ग महिलाएं भी और युवा भी लगातार अंदर आ रहे हैं और बढ़ चढ़ कर वोट कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं अपने वोटिंग का निशान दिखाना चाहती हूँ। अभी वोट करके जस्ट मैं बाहर आई हूँ। पूरे हरियाणा को कवर किया हमने किया और हर जगह पर हम हरियाणा के गए। तमाम दर्शकों से बार बार यही अपील की कि आप वोट डालने के लिए ज़रूर आइए। ये मौका 5 साल में एक बार आपको मिलता है अपने नेता को चुनने का, देश के प्रधानमंत्री को चुनने का और कैसी सरकार आप चाहते हैं, कौन सांसद चाहते हैं जो आपके तमाम मुद्दों को उठाए, आपका प्रतिनिधित्व करे। तो ऐसे में आज फिर से ये अपील मैं अपने तमाम दर्शकों से करूंगी कि आप प्लीज़ अपने घर से बाहर निकलिए और वोट डालने के लिए ज़रूर पहुंचिए अपने अपने पोलिंग बूथ्स पर। लगातार इलेक्शन कमीशन भी इसको लेकर अवेयरनेस क्रिएट करने के तमाम कैंपेन्स भी चलाए हुए हैं, व्हाट्सएप मैसेजेस के थ्रू, कॉल्स के थ्रू और वेबसाइट के जरिए। किसी को अगर बूथ नहीं मिल रहा है अपना तो फैसिलिटेट करने के लिए वोटर्स को बहुत सारा काम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने किया है। हालांकि फिर से अपील कि आप घर से बाहर निकलिए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचिए अपने अपने वोटिंग बूथ्स पर और जाकर वोट कीजिए अपने पसंदीदा कैंडिडेट को, क्योंकि देखिए वोट करना बेहद ज़रूरी है रवि। हम जब भी पूरे हरियाणा में हम गए और हमने देखा, तमाम वोटर्स से भी बात की, उत्साहित तो थे, तमाम उनके मुद्दे थे जिनको लेकर वो इस बार चुनाव में अपने कैंडिडेट को चुनने की भूमिका निभाएंगे। ऐसे में साफ तौर पे ये देखा जा रहा था कि लोग काफ़ी उत्साहित हैं, लोग वोट करने के लिए आना भी चाहते हैं। पर जिस तरीके से गर्मी भी बहुत ज़्यादा है तो हमने देखा सुबह से ही भीड़ अलग अलग पोलिंग स्टेशंस पे नज़र आ रही थी। और अंबाला की खुद की मैं वोटर हूँ और इसीलिए पूरे चुनाव को कवर करने के बाद आज सबसे पहले सोचा कि जाके वोट डालनी चाहिए और साथ के साथ काम भी होता जाएगा। लेकिन वोट डालने के लिए तमाम लोग पहुंचे, यही लगातार प्रशासन की व्यवस्था को किस प्रकार से देखते हैं जब आप यहाँ आए? किस प्रकार की परेशानी का सामना करना पड़ा या फिर जिस प्रकार से प्रशासन ने तमाम पुख्ता इंतजाम किए हैं, क्या काफ़ी हैं? वाकई में लोगों को, वोटर्स को खास तौर पे समझाने के लिए, बताने के लिए और एक फेयर पोलिंग कराने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अच्छा काम कर रहा है। जब हम यहाँ पे पहुँचे वोट डालने के लिए तो आप देखिए सबसे पहले ही यहाँ पर सुरक्षाकर्मी ने मुझे कहा कि मैडम अपना फ़ोन आपके पास तो नहीं है, क्योंकि आप अंदर फ़ोन कैरी नहीं कर सकते। क्योंकि हमने बहुत सारी वीडियोज़ इस तरीके की देखी कि एक ही व्यक्ति 8-8 बार वोट डाल रहा है, अंदर जाकर वीडियोज़ बनाए जा रहे हैं और किस तरीके से उनको वायरल किया जा रहा है, जो काफ़ी लोग जिसको लेकर सवाल अक्सर उठाते रहे हैं। और तमाम पार्टियाँ लगातार ये
आरोप भी लगाती रही कि इलेक्शन कमीशन फेयर काम नहीं कर रहा है। ऐसे में यहाँ पर तो कम्प्लीटली सख्ताई से रोका जा रहा है। वोटर्स को अंदर फोन लेके जाना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। आपको एक अपना ID प्रूफ कैरी करना है अलॉन्ग विद योर स्लिप, जिसको लेकर आप वोट डालेंगे, जिसमें आपकी पूरी डिटेल होगी। तो वो स्लिप बहुत ही मैंडेटरी है, आपका ID कार्ड बहुत ही मैंडेटरी है जो आपकी पहचान है। और उसके बाद जो अंदर की प्रोसेस है वो बहुत ही स्मूथ है, बहुत जल्दी आप वोट अपना पोल करके आप बाहर आ जाएंगे। तो ओवरऑल अगर प्रोसेस की बात की जाए तो वो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी कोशिश इलेक्शन कमीशन की तरफ से की जा रही है कि फेयर इलेक्शन करवाया जाए और लोगों को किसी तरीके की प्रॉब्लम नहीं आए। हालांकि यहाँ पर तो देखने को नहीं मिल रही है प्रॉब्लम, चीज़ें स्मूथ है, बट लोग भी काफ़ी उत्साहित नजर आ रहे हैं। आप देखिए पीछे तस्वीरें, बुजुर्ग भी भारी तादाद में पहुँच रहे हैं वोट डालने के लिए और साफ तौर पे एक बड़ा मैसेज इन तस्वीरों को देखकर वोटर्स को है और प्रदेशवासियों को है। और तमाम जो नेता इस वक्त ये सोच रहे हैं कि उनका भविष्य क्या होगा, जो चुनावी मैदान में हैं, वो अंदाज़ा लगा लें और अपने दिल की धड़कनें ज़रा थाम के रखें, क्योंकि अभी वोटिंग है। किसको लोग चुनने वाले हैं, ये एक सबसे बड़ा सवाल है जिसका जवाब हालांकि 4 जून को मिलेगा। लेकिन हरियाणा न्यूज़ के कार्यक्रम महाभारत के जरिए हम ग्राउंड जीरो पर हर जगह गए, हमने तमाम लोगों से ग्राउंड जीरो की हर एक बात लोगों तक पहुँचाई, तमाम परेशानियों को दिखवाया, लोगों के मुद्दों को बताया। और आज वो दिन है जब लोगों को चुनना है अपना नेता, जब लोगों को चुनना है अपना सांसद, और किसको वोट करते हैं, क्या स्थिति रहती है। फाइट जो कि लगातार हम देख रहे थे रवि, कांग्रेस और बीजेपी के बीच में नजर आ रही थी, जब रिजल्ट आएगा 4 जून को तब हालांकि ये तमाम तस्वीरें साफ होंगी। लेकिन हम देखें जब हमने अलग अलग हम रास्ते से आ रहे थे, आप भी मेरे साथ ही थे, और हम देख रहे थे कि किस पार्टी के टेंट में कितनी भीड़ है। आप देखिए तो बहुत सी ऐसी भी पार्टियां नजर आई, हमेशा करते रहते हैं। एक नई चीज़ इलेक्शन कमीशन की तरफ से इस बार शुरू की गई है, बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए उनके घर पर ही वोट जो है वो कास्ट कर सकते हैं। एक अनूठी पहल है और इसके साथ साथ एक आचार संहिता का जो उल्लंघन करता है उसके लिए भी एक ऐप शुरू की गई। इस प्रकार के जो बदलाव होते हैं उनको आप कैसे देखते हैं, जनता को कितना फायदा इस प्रकार के जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं उनसे होता है? मैम बिल्कुल, देखिए रवि, मैंने पहले ही कहा कि वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वोटर्स को फैसिलिटेट करने के लिए अब बहुत सारी कोशिशें कर रहा है, बहुत सारे काम कर रहा है और वाकई वो सराहनीय हैं। ऐसे में जिस तरीके से हम देख रहे हैं, बुजुर्गों की भी आपने बात की कि लोगों को घर तक जा रहे हैं उनके वोट को कास्ट करने के लिए, ताकि उनको यहाँ पे ना आना पड़े, उनको सहूलियत हो। उसके बावजूद भी हम देख रहे हैं कितनी बड़ी तादाद में बुजुर्ग यहाँ पहुँच रहे हैं। वो बुजुर्ग जो ठीक से चल भी नहीं पा रहे, कोई लाठी का सहारा लिए हुए है, तो कोई अपने परिवार के किसी सदस्य का हाथ पकड़कर वोटिंग करने के लिए पहुंचा है। तो अभी वाकई में इलेक्शन कमीशन की तैयारियां तो जायज़ हैं, पूरी हैं, लेकिन जो वोटर्स हैं उनकी भी तैयारियां पूरी हैं और उन्होंने मन बना लिया है कि इस बार क्या करने जा रहे हैं। डिजिटलाइजेशन की जहाँ तक बात है, तमाम चीज़ों को लेकर आप देखिए, यूथ एक मेजर चंक है हमारे वोटर्स के, और तमाम पार्टियां यूथ को अट्रैक्ट करने के लिए अपनी पार्टी की तरफ तमाम कोशिशें करती है। ऐसे में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भी मालूम है कि चीज़ों को डिजिटलाइज करना कितना ज़रूरी है। इसलिए इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे बाकायदा बताया जा रहा है कि अगर आपके पास इलेक्शन कार्ड नंबर है, उस नंबर के जरिए आपको बूथ पता लगाना है, तो वो चीज़ें बहुत ईजी हैं। लेकिन कहीं ऐसे लोग भी हैं जिनको परेशानियां आ रही हैं, वेबसाइट ढंग से चल नहीं रही है, डिटेल्स डालने के बावजूद भी लोगों का जो बूथ नंबर है वो उनको नहीं मिल पा रहा है और उनको समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि बहुत से लोग मुझे भी यहाँ पे भी मिले और उन्होंने ये भी कहा कि हमारे पास इलेक्शन कमीशन का हमारा वोटर ID कार्ड नंबर है, लेकिन हमारा बूथ कौन सा है हमें मालूम नहीं पड़ रहा है। हम वेबसाइट पर ट्राई कर रहे हैं, हम वो जो नंबर दिया हुआ है इलेक्शन कमीशन ने उस पर ट्राई कर रहे हैं, लेकिन हमें कोई रिवर्ट नहीं आ रहा है। तो दिस इज़ अ प्रॉब्लम। इलेक्शन कमीशन को इस पर थोड़ा सा काम करना चाहिए। डिजिटलाइजेशन अगर आपने किया है तो आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि वो व्यवस्था पूरी तरह से चल रही है और लोगों को परेशानी नहीं हो रही है। हरियाणा न्यूज़ लगातार 10 की 10 लोकसभा क्षेत्रों में घूमे हैं, आपने खुद मैम ग्राउंड जीरो सर्वेज किए हैं, लोगों से बातचीत की है, इसके अलावा योद्धाओं का इंटरव्यू आपने किया है, सेनापतियों का इंटरव्यू आपने किया है। क्या माहौल लगता है कि इस बार जनता का जो अंडर करंट जिसको हम कहते हैं, एक निर्णायक जो साबित होता है, वो कहीं ना कहीं साइलेंट है इस बार जनता जो है वो नज़र आ रही है, और कहीं ना कहीं दोनों ही पार्टियों के लिए इस प्रकार की जब चीज़ें होती हैं तो चुनौती भरा वाकई चुनौतीपूर्ण है रवि। आप देखिए ये चुनाव, भले ही तमाम पार्टियां मेजरली कांग्रेस और बीजेपी की मैं बात करूंगी क्योंकि वही मेजर टक्कर में नजर आ रहे हैं। दावे बीजेपी की तरफ से भी हैं, दावे कांग्रेस की तरफ से भी हैं, लेकिन जनता किस पे आशीर्वाद देती है। और देखिए साइलेंट वोटर्स का जो आपने जिक्र किया वो एक बड़ा फैक्टर है। किस तरीके से एंटी इनकम्बेंसी की बात कर ली जाए, जिसको लेकर लगातार कांग्रेस की तरफ से आरोप लगाए गए, हालांकि बीजेपी ये कह रही है कि नहीं कोई परेशानी नहीं है और जो फैक्टर्स हैं वो बहुत हैं, वो काफ़ी हैं। फिर से तमाम जो उनके कैंडिडेट्स हैं उनको जितवाने के
लिए, लेकिन वोटर सर्वोपरि है। तमाम नेताओं ने अपने मन की बात कह ली, तमाम प्रचार के कार्यक्रम कर लिए, तमाम जगह पर जाकर रोड शो किए, रैलीज की, सब कुछ कर लिया, लेकिन आज का जो दिन है रवि, ये सिर्फ और सिर्फ मतदाता का है, ये सिर्फ और सिर्फ वोटर का है। अब वोटर्स आप देखिए बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, उनको समझना इतना आसान नहीं है। वोटर्स आपको कहते कुछ है और करते कुछ है। ये तो आप देखिए, जब हम खुद जब ग्राउंड जीरो पर गए, मैंने लोगों से बात की, हर लोकसभा क्षेत्र में हमारी टीम पहुंची महाभारत कार्यक्रम के जरिए, और हमने जब लोगों से बात की रवि, तो साफ तौर पे ये एक चीज बहुत ही क्लियर थी कि वोटर्स, ऐसा होता था कि हम उनसे बात करते थे, वो हमें एक पल कुछ कहते थे, दूसरे ही पल कुछ और कहते थे। तो यानी कि ऐसा कोई भी पार्टी ना समझे कि उसके लिए जो ये चुनाव है, ये जो इलेक्शन है, ये बहुत ही ज्यादा इजी और फ्री गोइंग है, क्योंकि ऐसा नहीं है। हमारा जो वोटर है उसके मन में क्या है रवि, आप देखिए, वो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है। और वो जब वोटिंग डालने के लिए जाता है, ईवीएम मशीन के सामने जब खड़ा होता है, तब फाइनल निर्णायक फैसला उसकी तरफ से किया जाता है, और उसके बाद जो ईवीएम का बटन है वो दबाया जाता है। तो तमाम पार्टियों के तमाम नेताओं से मैं कहूंगी कि आप ऐसा मत सोच लीजिएगा कि वाकई आप आ रहे हैं, वोटर के मन में क्या है और वोटर क्या फैसला करने वाला है, ये बहुत बड़ा आपके लिए चुनौती भी हो सकता है, मुसीबत भी बन सकता है। 4 जून को मालूम होगा, हालांकि तब तक परेशान रहने की जरूरत भी है, टेंशन भी होगी, जाहिर सी बात है, क्योंकि आप देखिए, जब एक नेता चुनावी मैदान में खड़ा होता है तो बहुत सी चीज़ें स्टेक पर होती हैं, और ऐसे में ये चुनाव जो वाकई बेहद महत्वपूर्ण है। हम जब अलग अलग जगह पर गए रवि, तो हम देख रहे हैं साफ तौर पे माहौल किस तरीके से नज़र आ रहा है, चीज़ें बदली भी नज़र आ रही हैं, कुछ साइलेंट हैं, कुछ कह नहीं रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि जब वोट डालने जाएंगे तभी सोचेंगे। तो बहुत सारी कन्फ्यूजन है, वोटर भी इतनी आसानी से वोट किसी को देने वाला नहीं है। वोटर्स ने ठान लिया है, सोच लिया है कि तमाम जो चीज़ें हैं, तमाम उनके जो मुद्दे हैं, तमाम पैरामीटर्स हैं, तमाम जो भी उनके फैक्टर्स हैं, अलग अलग चुनावी अपने क्षेत्रों को लेकर, अपने लोकसभा क्षेत्रों को लेकर जिनकी समस्याएं हैं, उसका उनकी समस्याओं का समाधान कौन करेगा, उनकी परेशानियों का हल कौन करेगा, वास्तव में कौन ऐसा नेता है जो उनके बीच में रहकर उनके काम भी करे। और इस बार आप देखिए, चुनाव वाकई में एक अलग ही जो नतीजे आएंगे वो चौंकाने वाले ज़रूर होंगे, क्योंकि वोटर्स, मैं जिस तरीके से पहले भी कहा, साइलेंट है, कंफ्यूज हैं, और वो इस बार ज़रूर चौंका देंगे सबको। वोटर्स साइलेंट जरूर हैं, लेकिन आप लोग साइलेंट ना रहें, घर से निकलिए, वोट करिए।